Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are great. Welcome back with our very second lecture, which is the logical operators. Basically, it's regarding literature search, Boolean operators, and MASH words. अच्छा बेटा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दो। आपको ऑलरेडी पता है कि Boolean ऑपरेटर्स क्या है, मैश वर्ड्स क्या है। हमने काफ़ी हद तक डिस्कशन की है, बस स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं पढ़ा, वो हम अभी पढ़ेंगे। आप भी चाहते हैं कि बेटा जब आपका अब जैसे कि आपने रिसर्च करनी है, ज़ाहिर है अगर आपने कोई स्कॉलर पेपर लिखना है या कोई रिसर्च थीसिस लिखनी है, जो भी आपने करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, जिसमें आप डिफरेंट लिटरेचर्स के रिव्यू करके चेक करते हैं कि आइदर ये मैं जिस टॉपिक पे काम करना चाह रहा हूँ क्या उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, या मेरी कोई हेल्प करेगा उसमें कि नहीं करेगा। तो फॉर दैट आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाके आपकी कोशिश होती है बेहतर से बेहतरीन आर्टिकल पढ़ें अब, और उसको रिव्यू करें और ताकि वो अपने आपके काम में इनकॉर्पोरेट हो। लेकिन उस लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको लिटरेचर सर्च करना पड़ता है, आपको आर्टिकल और आपको लिटरेचर ढूंढना पड़ता है। अब जब हम लिटरेचर ढूंढने की बात करें, बेटा लिटरेचर को तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस पर हमने बहुत डिबेट की है क्लास में, बट उस लिटरेचर को अब हम क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे। तो क्या आपको लगता है, अब जब मैं आपको लिटरेचर सर्च की बात बता रही हूँ तो मैं आपको इफ़ेक्टिव लिटरेचर सर्च की बात बता रही हूँ। अगर मैं गूगल पर जाती हूँ और मैं वहाँ से कोई आर्टिकल, तो वो एक्यूरेसी, वो मेरे फील्ड के साथ रिलेशन नहीं शो करता, 100% एक्यूरेसी वहाँ पर नहीं आती। तो फॉर दैट वेरी केस व्हाट आई डू इज़ दैट आई गो टू डिफरेंट डेटाबेसेस, क्योंकि मुझे अच्छा लिटरेचर मुझे, और जबकि मेरी फील्ड, आपकी फील्ड इतनी सेंसिटिव है, तो आपको ज़ाहिर है बड़ा, आपको क्वालिटी लिटरेचर की ज़रूरत है, आपको इफ़ेक्टिव लिटरेचर की ज़रूरत है, जिसके लिए आप क्या करते हैं, जिसके लिए आप डिफरेंट गुड डेटाबेसेस, जैसे कि मैं आपको कहूँ गूगल स्कॉलर और रिसर्च गेट और इस तरह के बहुत सारे। लेकिन चूंकि एक डाइवर्स, मतलब इसमें हर फील्ड, इसमें नर्सिंग भी है, इसमें इसमें म्यूज़िक भी है, इसमें फ़ाइन आर्ट्स भी है, इसमें इंग्लिश लिटरेचर भी है, इसमें हर 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 शोबे के, हेल्थ के भी इसमें हमारे पास आर्टिकल्स मौजूद हैं। इसमें हमारे पास हर शोबे के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे ना। लेकिन हमारा मकसद इस वक्त, अब जाहिर है आपने जब लिटरेचर सर्च करना है तो आपका मकसद सिर्फ लिमिटेड टू साइंस है, या आपकी अपनी हेल्थ केयर या नर्सिंग या इससे रिलेटेड या साइंटिफिक जर्नल्स में आपको आर्टिकल्स की ज़रूरत है। तो फॉर दैट आपके पास बहुत अच्छे अच्छे डेटाबेसेस मौजूद हैं। डेटाबेसेस क्या, अब डेटाबेस क्या होता है बेटा, एक किस्म का एक वर्किंग वेबसाइट, एक वेब पेज होता है, जिसमें आपको मैं कहूँ एक किस्म की डिजिटल लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आप जाके आप एक्सेस कर सकते हैं और आप अपनी मतलब का जोन सा लिटरेचर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब जैसे कि हम जिसकी स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो पब मेड है। मैं इस लेक्चर के बाद एक छोटा सा डेमो भी पब मेड पे आपको दिखाऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि आप किस तरह के लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑल आई मीन टू से इज़ बेटा कि अब अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आप देखें ना, अ, मैं आपको एक छोटा सा, एक बड़ा मज़े का आपको एक डेटाबेस रिकमेंड करूँगी, जिसको मैं कहती हूँ पबमेड। अब पबमेड एक ऐसा डेटाबेस है, एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ में कहूँ, जहाँ पे आपको न्यूमरस गुड साइंटिफिक जर्नल्स, वेरिफाइड, इवन के WHO क्रॉनिकल आपको मिलेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्रॉनिकल, और बेहतर से बेहतरीन जर्नल्स, और बेहतर और बड़े क्वालिटी और बड़े रिलायबल सोर्सेज और रिलायबल रिसर्च आर्टिकल्स आपको वहाँ मिलेंगे। अब ज़ाहिर है, जैसे हम नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं और उसको इस्तेमाल करने से पहले हमें तरीका सीखना होता है कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जैसे कि हम एक न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो ज़ाहिर है हम थोड़ा तरीका, उसके रूल्स, उसके प्रोटोकॉल समझते हैं। इसी तरह जब हम एक रिसर्च इंजन पे या एक किस्म से सॉरी सर्च इंजन पे या एक किस्म के डेटाबेस पे जा रहे हैं, तो अब हमें उसका तरीक़ाकार समझना है कि हमें कैसे यहाँ पे ऐसा इस तरह से ऐसा तरीका इस्तेमाल करना है, ऐसा मेथड इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमें हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड बड़ी इफ़ेक्टिव रिसर्च मिल जाए, हमें बड़ी इफ़ेक्टिव नॉलेज, जो हम लिटरेचर ढूँढना चाह रहे हैं, जिस किस्म का आर्टिकल हम ढूँढना चाह रहे हैं, हमें हमारी फ़ील्ड से मिलता-जुलता मिल जाए।
तो फॉर दैट चूँकि मैं आपको अब हर जगह पे डिफरेंट हर डेटाबेस की अपनी एक लैंग्वेज है। चूँकि मेरा डेटाबेस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पबमेड है, और मोस्टली और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिसमें जोन से बात अभी मैं करने वाली हूँ, जोन से ऑपरेटर्स की बात मैं करने वाली हूँ, जो बटन्स, जो बज़र्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो हर जगह पे मौजूद हैं लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में। चूँकि हम पबमेड की बात कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको बताऊँगी कि मैं कौन से स्पेसिफ़िक ऑपरेटर्स की ऑपरेटर्स माने आपने देखा है जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे जाते हैं और आप अपनी सर्च बार में, सर्च इंजन में आप अपनी मर्ज़ी की सर्च लिखते हैं और आप एंटर दबाते हैं, तो एंटर एक किस्म का ऑपरेटर है। एंटर का बटन जो है ना वो एक किस्म का बज़र है जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपने कमांड क्या दी है अपने गूगल को कि जो मैंने लिखा है अब इसे सर्च करो। इसी तरह वहाँ पे एक बैक का ऑप्शन भी है, वहाँ पे डिलीट। अब ये 2 बटन्स हैं, ये 2 ऑपरेटर्स हैं, ये 2 बज़र्स हैं जो कि आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही कमांड आपके गूगल को या आपके मोबाइल फ़ोन या आपकी स्क्रीन या आपके लैपटॉप को जाते, आपके सॉफ्टवेयर को जाती है कि आइदर सर्च, आइदर डिलीट, आइदर गो बैक, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है? यहाँ पे भी हम उसी किस्म के बटन्स, उसी किस्म के ऑपरेटर्स, उसी किस्म के बज़र्स की बात करने वाले हैं। जिसको जो कि इफ़ेक्टिव किसके लिए होंगे? आपके डेटाबेसेस के लिए एंड स्पेसिफिकली पबमेड के लिए होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। और अगर आपकी अभी तक कोई कन्फ्यूजन या क्योस है तो वो भी अभी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ। अगेन आप मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इफेक्टिव लिटरेचर सर्च तो एकेडमिक राइटिंग का, रिसर्च का, और पर्टिकुलरली अगर मैं नर्सिंग फील्ड की बात करूँ, एक कॉर्नर स्टोन है मैं अगर कहूँगी। क्योंकि हाँ, यहाँ पर इस फील्ड में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी एसेंशियल है, जिसकी वजह से इफेक्टिव लिटरेचर सर्च तो होना खामखा है। आप कोई भी पुराना थका हुआ रिसर्च पेपर नहीं उठा सकते। आपको अप टू डेट, अपडेटेड, रिसेंट, वेरीफाइड, ऑथेंटिक रिसर्च पेपर की ज़रूरत है। इसीलिए आपका लिटरेचर, इफेक्टिव लिटरेचर सर्च भी जो आप जिस तरीके से आप उसे ढूंढ रहे हैं वो भी बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, और वो सोर्स भी बहुत रिलायबल होनी चाहिए। तभी तो मैं आपको इन ऑपरेटर्स की, तभी तो मैं आपको डेटाबेस की बात बता रही हूँ। ठीक है? अब बोलियन ऑपरेटर्स और मैश वर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं? दे रिफाइन योर लिटरेचर सर्च, हेल्पिंग यू फाइंड रिलायबल रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये जो मैश वर्ड्स हैं, ये बेसिकली करते क्या हैं? ये आपकी आपकी मदद करते हैं। अगर आपको इन बटन्स का, इन ऑपरेटर्स का और इन कुछ, वो मैं कहूँगी ना मैश वर्ड्स को, जादुई कलिमात, जादुई फ्रेजेस, जादुई वर्ड्स का अगर आपको पता चल गया और आपको ये कुछ हैक्स हैं, अगर आपको ये हैक्स मिल गए, तो आप किसी भी और इंसान से बहुत बेहतर तरीके से उस डेटाबेस पे बेहतर से बेहतरीन और अपनी मर्ज़ी का और अपने काम से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखने वाला लिटरेचर और इफेक्टिव लिटरेचर अपने लिए ढूँढ सकते हैं। अब ज़ाहिर है समंदर है, अब समंदर देखो, समंदर से मछली कैसे निकाली जाती है? कोई गोता मार कर तो नहीं निकालता, वो तो मर जाएगा। समंदर तो भरा हुआ है मछलियों से, लेकिन तरीक़ेकार क्या है? ये अगर आप समंदर में छाननी डाल के ऊपर करें तो उसमें तो मछली नहीं आएगी, लेकिन उसका तरीक़ेकार है। आप देखते हैं कैसे जो मछेरे होते हैं वो ऐसे किनारों पर या जहाँ पे उनको पता होता है कि ज़्यादा मछली होगी, उनके पास कुछ ऐसी खुराक होती है, वो ऐसे जाल डालते हैं और जाल को बड़ा करते हैं और फिर ऐसे गोलाई में जाल को खींचते हैं। तो हर चीज़ की एक टेक्निक होती है। क्या होता है? ऑटोमेटिकली समंदर की सारी मछलियाँ आ गई। अब एक तरफ नहीं आ रही थी और एक तरफ आ गई, तो बात तो तरीके की है, दो के समंदर तो पहले भी था और बाद में भी था, मछली तो पहले भी थी और बाद में भी थी। यही मिसाल यहाँ पे भी है। ये तो डेटाबेस है, ये तो समंदर है रिसर्च का। लेकिन अब आपको एक प्रॉपर आर्ट आनी ज़रूरी है जिससे कि आप ऐसे मछेरे की तरह सारी मछली निकाल दें, अपना इफेक्टिव, बेहतर से बेहतरीन रिसर्च आप निकाल लें। अब उसके लिए हमें बूलियन ऑपरेटर्स को समझना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। सबसे पहले समझते हैं बूलियन ऑपरेटर्स हैं क्या। Now, Boolean operators are words or symbols that are used to combine or exclude keywords in search, helping you narrow down और broaden your search results. Basically, ये words होते हैं, ये symbols होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके जो keywords हैं ना, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं पेशेंट की और मैं पेशेंट केयर की बात कर रही हूँ, पेशेंट केयर मॉडल्स के ऊपर रिसर्च ढूंढना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं पेशेंट मेरा कीवर्ड है, केयर मेरा कीवर्ड है, और मॉडल मेरा कीवर्ड है या मॉडल्स मेरा कीवर्ड है। तो विद द हेल्प ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स मैं आइदर इन तीन लफ्ज़ों को जोड़ूंगी बटन्स के साथ, एक लिखूंगी टिक, दूसरा लिखूंगी एंटर, तीसरा लिखूंगी एंटर, इनको जोड़ के अपनी मर्ज़ी की रिसर्च, अब जब मैं इनको जोड़ कर वहाँ पर सर्च में लिखूंगी तो वो ऑटोमेटिकली मुझे मेरे मर्ज़ी का
रिसर्च दे देंगे, मतलब पेशेंट केयर मॉडल्स पे रिसर्च दे देंगे, लेकिन या मे बी एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ मैं। मिसाल के तौर पर मुझे पेशेंट केयर के ऊपर चाहिए, लेकिन मुझे मॉडल नहीं चाहिए, मुझे पेशेंट के ऊपर जनरल नॉलेज चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मोस्टली निकल के आता है, मॉडल्स निकल आते हैं। अगर हम पेशेंट केयर की बात करते हैं, ज़्यादातर मॉडल्स निकल आते हैं। तो आपके पास एक ऐसा बटन भी मौजूद है, एक ऐसा बज़र, एक ऐसा ऑपरेटर भी मौजूद है इस सर्च इंजन में, इस डेटाबेस के ऊपर, जिसको अगर आप क्लिक करते हैं और साथ आप वो कीवर्ड लगाते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो डेटाबेस मेक श्योर्स कि आपको जितनी भी आपके पास रिजल्ट में जितने भी आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स आए, उसमें वो एक टर्म या उस कॉन्सेप्ट का जिक्र कहीं पे भी ना हो। मिसाल के तौर पर मैं पेशेंट और केयर को अटैच करने वाला ऑपरेटर इस्तेमाल कर दूंगी और मॉडल को साथ उससे डिटैच करने वाला बटन दबा दूंगी ऑपरेटर, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जितने भी लिटरेचर्स आएंगे, मेरे पास जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स आएंगे, उसमें पेशेंट भी होगा, उसमें केयर भी होगा, लेकिन उसके अंदर मॉडल बिल्कुल भी नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इसके लिए मैं आपको, अब आपके जहन में होगा कि मैम ये कौन से वो बटन्स हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो हमारे पास मौजूद है, जिसमें सबसे पहले एंड है। एंड का मतलब है कि ये आपके कीवर्ड्स को कंबाइन करके क्या करता है, आपको आपका रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट, जैसे मैंने आपको बोला मुझे पेशेंट भी चाहिए, मुझे केयर भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं एंड का बट, अब ये एंड ए एंड डी वाला दो कॉन्सेप्ट इंग्लिश का ही है, एंड मतलब ये भी, लेकिन यहाँ पे ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, यहाँ पे ये एक बटन है। ये ए एंड डी तभी मैंने कैपिटल में लिखा हुआ, आपने पेपर में भी एहतियात करना है कि आप कैपिटल में लिखें। अब इस बटन का क्या काम है, जब मैं ये बटन प्रेस करती हूँ दो कीवर्ड्स के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि मुझे जितनी भी रिसर्च या मुझे जितने भी आर्टिकल मिले, मैं ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ अपने डेटाबेस को, मैं ये कमांड दे रही हूँ अपने डेटाबेस को कि मुझे जितनी भी रिसर्च या जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स मिले, उसमें पेशेंट और केयर दोनों को एक साथ डिस्कस किया गया, वो एक साथ आए, उस हर रिसर्च में पेशेंट और केयर दोनों की बात हो। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे रिसर्च आ जाए जिसमें सिर्फ पेशेंट की बात है, कोई ऐसे रिसर्च आ जाए जिसमें सिर्फ केयर की बात है। तो पेशेंट और केयर दोनों के दोनों मौजूद होने चाहिए। जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, नर्सिंग एंड पेशेंट केयर। अब देखो, इन्होंने पेशेंट केयर इकट्ठा एक कीवर्ड लिया हुआ, एक किस्म का मैश टर्म। अब आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैश टर्म क्या है। अब इन्होंने नर्सिंग को और पेशेंट केयर दोनों को एक किस्म के अलग अलग कीवर्ड्स लिया हुआ है। अब इस ये एक्स वाई जेड जो भी इसका नाम है, चलो इसका नाम कहते हैं रहमान। रहमान साहब ने नर्सिंग और पेशेंट केयर दोनों के ऊपर उसको, लेकिन उसको ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए जिसमें एक ही आर्टिकल में नर्सिंग की भी बात की गई और नर्सिंग के साथ साथ पेशेंट केयर की भी बात की गई हो। तो अब मिस्टर रहमान ने इन दोनों को जोड़ना है, तो मिस्टर रहमान क्या करेंगे, मिस्टर रहमान पहले अपना कीवर्ड नर्सिंग लिखेंगे, फिर एंड के बटन पे, एंड ऑपरेटर जो है, जो बजर है, जो बटन है, उस पर ठक करके क्लिक करेंगे, ठक, और साथ पेशेंट केयर लिखेंगे, और फिर जब एंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें नर्सिंग और पेशेंट केयर दोनों की डिस्कशन की गई है। ठीक है, इस तरह अब दूसरा जो एक बोलियन ऑपरेटर आता है, और का मतलब इंग्लिश में होता है ये या ये। एंड का तो मतलब होता है नहीं, ये भी और ये भी। और हम तब इस्तेमाल करना चाहते हैं जब हम कहते हैं या तो ये या तो वो, इनमें से कोई भी। एंड हम तब कहते हैं जब हम कहते हैं दोनों या तीनों। और जब हम कहते हैं, हम तब कहते हैं कि या एक चीज या दूसरी, या वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो दो कॉन्सेप्ट इंग्लिश का है, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तभी कैपिटल में लिखा है। इट्स अ बटन, इट्स अ ऑपरेटर, एक डेटाबेस के ऊपर एक बजर है। अब ये क्या करता है, ये अब मिसाल के तौर पर ये आप, अब मिसाल के तौर पर मिस्टर रहमान इतने कंफर्म नहीं है कि उसको किस किस्म के आर्टिकल्स चाहिए। शायद मे बी मिस्टर रहमान ने अपना एक फर्जी करेक्टर है, उसने अभी डिसाइड नहीं किया कि उसको किस डोमेन में, किस डायमेंशन में अपनी रिसर्च करनी है। उसके पास एक जनरल आइडिया है, तो वो दो ऑप्शंस दे देता है डेटाबेस को कि या ये चीज़ पे मुझे आर्टिकल्स दे दो या इस पे आर्टिकल्स दे दो, और फिर मिस्टर रहमान पढ़ेगा कि जोन सा बेहतर होगा वो कर लेगा। मिस्टर रहमान इज़ नॉट श्योर येट, तो क्या करेगा मिस्टर रहमान कि मिस्टर रहमान पहले
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात करती हूँ नर्सिंग या मिडवाइफरी की। अब मिस्टर रहमान कहते हैं कि या नर्सिंग पे आर्टिकल्स मिल जाए या मिडवाइफरी पे मिल जाए, दोनों एक ही आर्टिकल में ना मिले मुझे, अलग अलग दोनों के मिल जाए, देखता हूँ या इनमें से कोई एक भी मिल जाए, मैं लेट्स सी कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो मिस्टर रहमान उस कन्फ्यूजन और क्योस की सिचुएशन में अपना पहले कीवर्ड लिखेंगे नर्सिंग, फिर वो और का बटन, और जो ऑपरेटर है उसका बटन, उस ऑपरेटर को, उस बटन को, उस बजर को क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, दबाएंगे और फिर वो मिडवाइफरी लिख के एंटर मारेंगे तो द आर्टिकल्स दैट आर रिट्राइव्ड दैट डिस्कस आइदर नर्सिंग और मिडवाइफरी, के वो आर्टिकल्स आएंगे जिसमें या तो नर्सिंग की बात हुई होगी या मिडवाइफरी की बात होगी। हो सकता है कि 3-4 आर्टिकल्स आ जाए, 10 आर्टिकल्स आ जाए, उसमें 3 आर्टिकल्स मिडवाइफरी की बात कर रहे हैं, बाकी 7 नर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो आपको दोनों ही ऐसे आर्टिकल्स आएंगे, मिडवाइफरी वाले आर्टिकल्स भी आएंगे, नर्सिंग वाले आर्टिकल्स भी आएंगे, लेकिन आपको ऐसा कोई आर्टिकल डेटाबेस नहीं प्रोवाइड करेगा, रिसर्च आर्टिकल, जिसमें नर्सिंग और मिडवाइफरी की दोनों की इकट्ठे बात की गई है। क्यों? क्योंकि आपने एंड का बटन नहीं दबाया था, आपने और का बटन दबाया था। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? अब एक तीसरा बोलियन ऑपरेटर आ जाता है जिसको हम कहते हैं नॉट, NOT, नॉट। अब ये कॉन्सेप्ट वही इंग्लिश का है कि आप एक कमांड देना चाह रहे हैं अपने डेटाबेस को कि ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए किसी भी आर्टिकल में। आपको लगता है कि एक ऐसी टर्म है जो अक्सर आपकी फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स में आ जाती है, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप कमांड देते हैं अपने डेटाबेस को, उसके सर्च इंजन को, कि भाई साहब, कंप्यूटर भाई साहब, आपको ये चीज़, मुझे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप उनके लिए एक्सक्लूड करिए चीज़। तो आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर आप नर्सिंग और पीडी, आप देखो नर्सिंग में पीड्स भी आ जाते हैं, पीडियाट्रिक्स भी आ जाता है, लेकिन आपको मीडियाट्रिक्स नहीं चाहिए, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं जिसमें पीड्स का जिक्र हो, आपकी रिसर्च से काम ही नहीं। तो जब आप नर्सिंग लिखते हैं अपना कीवर्ड, तो आप नॉट का बटन दबाते हैं, आप नॉट का ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है ये दबाते हैं, ये बजर, ये बटन, और फिर उसके साथ पीड्स या पीडियाट्रिक्स लिखते हैं। तो आप क्या कमांड दे रहे हैं अपने उसको, बूलियन, उसको क्या नाम है, सॉरी, अपने डेटाबेस को, आप उनको कमांड दे रहे हैं कि भाई साहब, कंप्यूटर मेरे सॉफ्टवेयर भाई साहब, आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ वो आर्टिकल्स देने हैं जिसमें नर्सिंग की बात हो, लेकिन उसके अंदर पीडियाट्रिक्स की फील्ड तो टच भी ना की गई हो। तो सी, द आर्टिकल्स दैट आर रिट्राइव्ड अबाउट नर्स आर अबाउट नर्सिंग, बट दे कंप्लीटली एक्सक्लूड दोज एलिमेंट्स और दोज आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स। तो ना नर्सिंग के साथ होंगे, ना अलग से पीड्स का तो नामो निशान नहीं होगा, कोई कीवर्ड भी नहीं हो इवन कि उसका फ़ायदा ये होता है कि जो पूरा का पूरा आर्टिकल्स के जितने भी लफ्ज़ लिखे होंगे, वो सारी जो बातें, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डिस्कशन, फलाना फलाना फलाना, उसमें कहीं पे भी पीड्स का नाम नहीं होगा। इतना, इसीलिए ये इतनी खूबसूरत चीज़ है बूलियन ऑपरेटर्स, कि आपकी इतनी हद दर्जे तक मदद कर लेते हैं। अब ये तो थे 3 मेजर बूलियन ऑपरेटर्स। अब हमें कहा जाता है कि 1, 2 एंड 3 माइनर बूलियन ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं। नॉर्मली अगर आप फॉर द सेक ऑफ राइटिंग या फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, अगर मैं अब नॉलेज के लिए बात करूँ ना, तो बेटा 3 मेजर बूलियन ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, और 3 माइनर बूलियन ऑपरेटर्स हैं जो साइंस हैं डिफरेंट, जो कि मेजर बूलियन ऑपरेटर्स की मदद करते हैं, लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि ये एडिंग बूलियन ऑपरेटर्स हैं। एडिंग माने मदद करना, कि ये वो माइनर, वो बूलियन ऑपरेटर्स हैं, ये वो ऑपरेटर्स, ये वो बटन्स हैं जो आपके मेजर बूलियन ऑपरेटर्स के साथ अटैच होकर, ठीक है, आपके जो रिज़ल्ट है उसको और भी स्पेसिफिक बना, आपकी जो सर्च में जो कमांड आप दे रहे थे वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाती है, वो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है, और अच्छे रिजल्ट्स, आपके बड़े टू द पॉइंट रिजल्ट्स रिट्राइव आप उससे कर लेते हो। मिसाल के तौर पर, मैं अभी आपको समझ आएगी जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कोटेशन मार्क्स। ये कोटेशन मार्क्स नहीं होते, कोटेशन मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जिसके अंदर आप किसी की डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, किसी की बात डायरेक्टली, अगर आपको किसी की इंफॉर्मेशन, आप किसी और की बात, किसी और रिसर्च की चीज़ या कुछ भी आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, ये वो मार्क्स होता है, ठीक है, जिसमें आप कोट करते हैं किसी की बात को, अब मुझे सही आया। अब बोलियन ऑपरेटर्स में इसका क्या काम है? दे आर यूज्ड टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज,
कि कोई एग्जैक्ट फ्रेज, अब आप कहोगे कि मैडम ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमने खाली कीवर्ड्स ही लिखने हैं, नर्सिंग और एजुकेशन और हेल्थ केयर और मॉडल। नहीं मैडम, इस चीज़ में भी हमने एक स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है, एक स्पेसिफिक बात ढूंढनी है। अब मैम वो तो मैं पूरी सेंटेंस के फॉर्म में या फ्रेज के फॉर्म में लिखूंगा। तो हाँ ना, आप लिखें, आपके लिए आसानी बनी हुई है, आपके लिए कोटेशन मार्क्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं नर्सिंग, आपने ऊपर एक सर्च दी जिसमें आपने लिखा नर्सिंग एंड पेशेंट केयर। नर्सिंग एंड पेशेंट केयर आपने लिख दिया। अब इस नर्सिंग एंड पेशेंट केयर के साथ आपने छोटे से, आपने नर्सिंग लिखा, आपने एंड का बटन दबाया, आपने पेशेंट केयर लिखा। अब आपने एंटर नहीं किया, इंस्टेड आपने कोटेशन मार्क लगाए और उसके बीच में आपने क्या लिखा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब आपको जितने भी नर्सिंग एंड पेशेंट केयर पे आर्टिकल्स मिलेंगे वो सारे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के डोमेन में मिलेंगे, उस सब में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होगी। अभी आपको समझे, जब एक एग्जैक्ट बात, या आप कोटेशन मार्क्स में लिखें अब जैसे आपको चाहिए था नर्सिंग, आपने एंड दबाया, एंड का बटन दबाया, ऑपरेटर जो एंड का है उसका बटन दबाया, फिर आपने लिखा पेशेंट केयर और आपने साथ ये कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा पेशेंट अबव अबव 60 या फ्रॉम 40 to 50 years of age, in the patients of 40 to 50 years of age या above 50 या above 60 या below जो भी है। अब आपने क्या किया, अब आपको जितने भी पेशेंट केयर मॉडल्स के, नर्सिंग एंड पेशेंट केयर मॉडल्स मिलेंगे, जितने भी इस पे आर्टिकल्स मिलेंगे, वो सारे उस एज डोमेन के पेशेंट्स के मिलेंगे जो आपने कोटेशन मार्क्स में लिख दिया था। वो एग्जैक्ट फ्रेज जो आपने उसको बोला था कि मुझे ये चीज़ में, ये टॉपिक आपका जो मेजर है उसमें मुझे सिर्फ इन लोगों की बात करनी है, मुझे अगर एडल्ट्स की बात करनी है तो सिर्फ 40 to 50 ईयर्स ऑफ एडल्ट के ऊपर मुझे सारी डाटा की ज़रूरत है, या मुझे बच्चों की बात, इन्फेंट्स की बात करनी है तो ये, अगर आपको जो भी उस हिसाब से, ठीक है। तो ये काम आपका, ये मदद आपकी क्या करता है, कोटेशन मार्क, जिसमें आप एग्जैक्ट फ्रेज, आप एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन लिख देते हो कि मुझे ये चीज़ इस हिसाब से चाहिए, इस डोमेन में चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है वो जो स्टार हम लगाते हैं, स्टारिस, इसको स्टैरिक कहते हैं, स्टारिस कहते हैं, जो भी, बहरहाल इट इज़ यूज्ड एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री टू फाइंड वेरिएशंस ऑफ अ वर्ड। जैसे हम शोज में देखते हैं ना, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है, ये स्टार भी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। ये वो होता है कि मिसाल के तौर पर आप एक वर्ड लिख दें और आप कहें कि या ये वर्ड हो या इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड हो। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया नर्स या नर्सिंग, ठीक है। तो अब नर्स भी हो सकता है, नर्सिंग भी होती है, नर्सिंग प्रैक्टिस भी होती है, नर्सिंग ये भी होती है, नर्सिंग वो भी होती है। अब इसमें कितने ज़्यादा और कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस नर्स से मिलते-जुलते हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक रिसर्च मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? आप नर्स लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा-सा स्टार बना देंगे। जब आपने अपने वो रिसर्च इंजन में, आपके डेटाबेस के अंदर वो जो छोटा-सा सर्च इंजन बना होता है, उसमें जब आप नर्स लिखेंगे तो आप एक छोटा-सा स्टार बना देंगे। तो आप अपने डेटाबेस को क्या कमांड दे रहे हैं कि नर्स और नर्स से रिलेटेड जितनी भी और मिलते-जुलते अल्फाज हैं और मिलते-जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं जो नर्स और नर्सिंग की डोमेन में आते हैं, मुझे सब पे आर्टिकल दे दो, फिर मैं देखूंगा कि कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है। तो उसके लिए आप एक स्टार बनाते हैं, और खाली उसके लिए नहीं, अब यहाँ पे मैंने ई नहीं लगाया है नर्स में। आप कहेंगे मैम ये तो एक एरर है, एक टाइपिंग मिस्टेक है। नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपका मकसद यहाँ पे क्या है। आपका मकसद यहाँ पे ये है कि आप शॉर्ट फॉर्म, आप आधी स्पेलिंग, आप थोड़ा सा लफ्ज लिख के ऊपर एक स्टार बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन को पता चल जाता है कि ये क्या वर्ड है, वो उसे ढूंढ ले जाए। जैसे आप पेशेंट की जगह लिख देंगे पीटी, तो पीटी लिख के ऊपर आप एक स्टार बना देंगे तो ऑलरेडी वहां पे कमांड चली जाएगी कि इसका मतलब है पेशेंट। जैसे आप शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, आप लिख दें ईडीयू, ठीक है, या आप लिख दें पीके, हम पाकिस्तान के लिए पीके लिखते हैं ना, और ऊपर एक स्टार बना दें। अगर आप स्टार नहीं बनाएंगे तो वो, उनको, वो जाहिर है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, बट नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फॉर्म या एक किस्म से आप देख लें ना।
तो अब उसको नहीं पता कि पीटी पेशेंट है या पीके पाकिस्तान है या जीओवी गवर्नमेंट है या इस तरह। तो आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म लिख दें और ऊपर एक स्टार बना दें। जब तक कि आप स्टार नहीं बनाएंगे उसको नहीं पता चलेगा कि आप क्या बात, हाँ आपने स्टार बना दिया, उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा अच्छा ये इसने एक शॉर्ट फॉर्म लिखी है और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं उसके ऊपर इसको रिसर्च प्रोवाइड की जाए। तो समझ आ गई, इन दो सूरत हाल में आप स्टार का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाता है बेटा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस किसके लिए? ये आपके टर्म्स को, आपकी सर्च को ग्रुप करने के लिए होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू ग्रुप टर्म्स एंड कंट्रोल द सर्च लॉजिक। कि आपको मिसाल के तौर पर ग्रुप में एक चीज़ चाहिए। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। नर्सिंग और मिडवाइफरी एंड पेशेंट केयर। अब आप इस एग्जाम्पल को ना देखें बड़ी खूबसूरती के साथ। अगर अगर मैंने ये पैरेंथेसिस ना लगाए होते, अगर ये जो छोटे वाले ब्रैकेट्स हैं ये मैंने ना लगाए होते, बाय द वे इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, आपको तो ये पता होगा। अगर मैंने ये नहीं लगाए होते तो मुझे क्या मिलता? मुझे मिलता नर्सिंग, या मुझे नर्सिंग एंड पेशेंट केयर मिल जाता, ठीक है, या मुझे मिडवाइफरी एंड पेशेंट केयर मिल जाता। लेकिन अगेन अब नर्सिंग एंड पेशेंट केयर में मेरे पास खतरा था। क्यों खतरा था? मुझे या तो अब मुझे एक चीज मिलती, ठीक है, इसमें आइदर मुझे नर्सिंग और अब यहाँ पे चूंकि हमने पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। देखो, जो ये सर्च मैंने बनाई है ये इंश्योर करती है कि आइदर नर्सिंग और मिडवाइफरी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर पेशेंट केयर होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ये कि मिडवाइफरी और नर्सिंग को मैंने ग्रुप कर दिया है पैरेंथेसिस के साथ। इसका मतलब ये है कि नर्सिंग या मिलेगी या मिडवाइफरी मिलेगी, लेकिन एंड पेशेंट केयर मैंने, अब ये आप अलजेब्रा देखें, अलजेब्रा में जब हम पैरेंथेसिस के बाहर कोई टर्म लिखते थे तो इसका मतलब यही होता था कि बाहर वाली टर्म पूरे के पूरे पैरेंथेसिस के अंदर जितनी भी चीज़ें हो सब के साथ मल्टीप्लाई होगी। ऐसा ही था, यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसका यही मतलब है कि मुझे जो, अब इस और का मतलब ये है कि या नर्सिंग और पेशेंट केयर वाले आर्टिकल्स मुझे मिलेंगे या फिर मुझे मिडवाइफरी और पेशेंट केयर वाले आर्टिकल्स मिलेंगे, क्योंकि जो पेशेंट केयर है वो एंड के बटन की मदद से इस पूरे के पूरे ग्रुप के साथ, जो नर्सिंग और मिडवाइफरी का मैंने बनाया हुआ है पैरेंथेसिस में, इस पूरे के पूरे ग्रुप के साथ कनेक्ट है। लेकिन अगर मैंने पैरेंथेसिस ना लगाया होता बेटा फिर तो ग्रुप था ही नहीं, फिर हमारा मिडवाइफरी पेशेंट के केयर के साथ अटैच हो रहा था लेकिन हमारा नर्सिंग नहीं हो रहा था। तो पता है मुझे फिर क्या आर्टिकल मिलते? अगर मैं यहाँ से पैरेंथेसिस हटा दूँ तो मुझे या खाली की खाली नर्सिंग के ऊपर आर्टिकल्स मिलेंगे और या फिर मुझे मिडवाइफरी एंड पेशेंट केयर के कलेक्टिव आर्टिकल्स मिलेंगे। तो मैंने तो ऐसा नहीं चाहा, मैंने तो ये चाहा कि नर्सिंग एंड पेशेंट केयर के या मुझे मिल जाए या फिर मुझे मिडवाइफरी और पेशेंट केयर के इकट्ठे मिल जाए। तो उसके लिए मैंने नर्सिंग और मिडवाइफरी के बीच में जो और लगाया है इसको मैंने ग्रुप कर दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया, ताकि पेशेंट केयर जो बाहर है पैरेंथेसिस के और एंड के साथ लगा हुआ है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर दोनों के साथ जुड़ जाए, नर्सिंग के साथ भी जुड़ जाए, मिडवाइफरी के साथ भी जुड़ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं होते, अल्लाह ना करे, फिर तो ये सिर्फ और सिर्फ एंड मिडवाइफरी के साथ जुड़ा हुआ था, एंड का फिर नर्सिंग के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो पता है मुझे फिर क्या रिजल्ट्स मिलते? मैं रिपीट करूँगी इस बात को, मुझे रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग पे मिलते या फिर मिडवाइफरी एंड पेशेंट केयर के ऊपर कलेक्टिव मिलते। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है बेटा, आई एम सिटिंग राइट हेयर, फ़ोन इज़ इन माई हैंड, आप नीचे कमेंट करें, आप पूछें और मैं आपको उसका जवाब दूंगी, राइट। अब आते हैं मैश टर्म्स पे। मैंने आपको बोला ना ऊपर कि पेशेंट केयर एक मैश टर्म है क्योंकि दो कीवर्ड्स हैं जिनको जोड़ के मैंने एक बनाया हुआ है। मैंने आपको कहा था मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये मैश टर्म कैसे है या मैश वर्ड कैसे है या मैश फ्रेज कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि मैश वर्ड्स होते क्या हैं। मैश वर्ड्स का बेसिक मतलब होता है मेजर सब्जेक्ट हेडिंग्स, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे अच्छा, बहरहाल कभी कभी की बात छोड़ते हैं। तो दे आर कंट्रोल्ड वोकैबुलरी टर्म्स यूज्ड इन डेटाबेसेस लाइक पबमेड, सिनहॉल एंड कोक्रेन लाइब्रेरी टू स्टैंडर्डाइज सर्चेस। सबसे पहले तो जहन में ये बात रखें कि पबमेड भी एक डेटाबेस है जैसे कि गूगल स्कॉलर है,
जैसे कि रिसर्च गेट है। सिनहॉल भी एक डेटाबेस है, एक सर्च इंजन है, हम एक जैसे कि पबमेड है, जैसे कि रिसर्च गेट है, जैसे कि गूगल स्कॉलर है। इसी तरह कोक्रेन लाइब्रेरी भी इन्हीं की तरह का एक सर्च इंजन है, एक किस्म का आपको मैं कह दूं एक डेटाबेस है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप कौन से डेटाबेस पे जाएँ, बस नाम लिखेंगे गूगल पे और आपके सामने आ जाएगा। मैं भी एक डेमो आपको भेजती हूँ। लेकिन मैं तो पबमेड की बात कर रही हूँ। अब उसमें मैश वर्ड्स कंट्रोल्ड वोकैब्युलरी टर्म्स होती हैं। ऐसी वोकैब्युलरी टर्म्स होती हैं जो एक-दूसरे के साथ जुड़ के उसका मानी दोबाला कर देती हैं, कंट्रोल में ले आती हैं, और जब आप ऐड करते हैं तो ऑटोमैटिकली आपके जो डेटाबेस है उसको आप कमांड सही से दे देते हैं। नाउ दीज़ टर्म्स इंश्योर कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी इन रिट्राइविंग रेलेवेंट लिटरेचर। मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूँ कि ये मैश वर्ड्स होते क्या हैं। हमने क्लास में इस पे बहरहाल बहुत बात की है। लेकिन बेटा ये रिलेटेड टर्म्स होती हैं साइंस की या किसी किसी भी फील्ड की। ये वो आपने देखा है स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म द इफेक्टिव फ्रेजेस। मैं आपको एक सही बात ऐसे बताती हूँ। जैसे हम कोई रिसर्च पढ़ते हैं, आपकी बुक है फॉर एग्जांपल, अब बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, ऐसा ही है। स्टैट्स वाले स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और साइंस वाले बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप भी स्टैटिस्टिक्स और बायोलॉजी दोनों एक ही किताब में भी पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोस्टैट या बायोस्टैटिस्टिक्स। आपने 6 सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्या किया, कितनी खूबसूरती से जो राइटर था उसने बायोलॉजी की टर्म को स्टैटिस्टिक्स के साथ जोड़ के एक टर्म बना दी, बायोस्टैट्स। एक एक टर्म जिससे बायोस्टैट की एक अलग फील्ड, जिससे कि आपको दोनों बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स की इनकॉर्पोरेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस कॉम्बिनेशन, स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेज, जाहिर है कि अब ये तो फ्रेज हो जाते हैं ना, क्योंकि दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बन रहा है, सही है। इसी तरह मैं आपको कहूँ पेशेंट एंड केयर। अब देखो पेशेंट एक अलग वर्ड है, उसका अलग मतलब है। इसी तरह केयर एक अलग लफ्ज़ है, उसका अलग मतलब है। देखो केयर का मतलब किसी भी किस्म की केयर हो सकता है, पेशेंट तो किसी भी किस्म का पेशेंट। लेकिन जब मैं इन दोनों टर्म को जोड़ूंगी और मैं कहूँगी पेशेंट केयर, तो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेज बन गया जिसका अलग मतलब है, और एक इन्हांस्ड कि पेशेंट की केयर। वरना तो केयर हजार किस्म की है, लेकिन यहाँ पे मैं पेशेंट की केयर की बात कर रही हूँ। तो ये एक मैश कॉम्बिन इसको हम मैश कॉम्बिनेशन कहते हैं, वेयर वर्ड्स आर कंबाइंड स्ट्रेटेजिकली टू फॉर्म फ्रेजेस इन अ वे जो कि आपका मीनिंग इन्हांस करे और आपको एक और भी स्पेसिफिक बात। देखो पेशेंट केयर एक स्पेसिफिक चीज़ है, पेशेंट इज अनदर थिंग, केयर इज अनदर थिंग। दोनों को मिला के मैं पेशेंट केयर एक स्पेसिफिक फील्ड की बात कर रही हूँ। तो एक स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह मैं मॉडल कुछ और है, केयर कुछ और है, पेशेंट कुछ और है, अलग अलग फील्ड्स हैं। इन तीनों को मैं स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के साथ जोड़ के कहूंगी पेशेंट केयर मॉडल। तो कितना एक स्पेसिफिक और इंटायरली अलग चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम मैश वर्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। और अब जाहिर है कि तीन अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन पेशेंट केयर मॉडल को हम एक लफ्ज़ समझते हैं, या पेशेंट केयर को हम एक टर्म या एक हेडिंग समझते हैं। तो इसको हम मैश वर्ड्स कहते हैं, जो कि एन एक्चुअल फ्रेजेस होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम मैश वर्ड्स कहते हैं। Now, these terms ensure consistency, accuracy in retrieving relevant literature. ज़ाहिर है आप जब ये अलग से आप केयर लिखेंगे तो आपको हज़ार किस्म के केयर के रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप पेशेंट केयर लिखेंगे तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट, अब क्या हो गया, आपको रेलेवेंट लिटरेचर मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट केयर से रिलेटेड मिलेगा। बात की समझ आ गई। और मैंने तो आपको बोल दिया कि वाई यू यूज़ दीज वर्ड्स, मैश वर्ड्स को क्यों, मैश टर्म्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं कि इट इंश्योर्स प्रिसिजन इन योर सर्च। ज़ाहिर है सर आपकी जो सर्च है उसको बड़ा प्रिसाइज कर दिया, टू द पॉइंट कर दिया। पेशेंट केयर इकट्ठे लिख रही हूँ, पेशेंट केयर मॉडल इकट्ठे लिख रही हूँ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली पेशेंट केयर मॉडल पे रिसर्चेज मिल रही हैं, रिसर्च आर्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये क्या करते हैं, दे हेल्प लोकेट आर्टिकल्स इंडेक्स्ड अंडर स्पेसिफिक टॉपिक्स इवन इन द टर्म्स यूज्ड बाय द ऑथर वेरी। इस बात पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये आपको एक स्पेसिफिक आर्टिकल, स्पेसिफिक टॉपिक्स ढूंढने में आपकी मदद करता है। एक किस्म का इंडेक्स होता है। इंडेक्स आपने देखा है, जैसे आपकी बुक का एक इंडेक्स है, उसमें सी लिखा है तो सी से रिलेटेड सारे वर्ड जो आपकी बुक में इस्तेमाल हुए हैं, तो आप अपनी मर्जी के वर्ड पे जाके उसके सामने उसका पेज नंबर है, खोलेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अगर आप ऐसा ना करें और आप पूरी बुक को खोल के पढ़ना शुरू कर दें और उस वर्ड को ढूंढना शुरू कर दें तो कितना मुश्किल हो जाएगा। बस यहाँ पे भी यही बात हो रही है, ठीक है।
एंड इट सेव्स टाइम बाय फोकसिंग ऑन रेलेवेंट स्टडीज़। अगेन वक्त तो बचेगा ही। अब नर्सिंग में कौन से, मैं आपको एक एग्जांपल अगर दे दूँ ना तो आपको समझ आ जाएगी और पेपर के हवाले से भी आपको पता चल जाएगा। तो कॉमनली वो कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर अब आप अक्लमंद होगे तो इन एग्जाम्पल्स को गौर से देखेंगे और इससे रिलेटेड अपनी एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे ना। कॉमनली यूज्ड मैश्ड वर्ड्स इन नर्सिंग कौन से हो सकते हैं? पेशेंट केयर है, ठीक है, जो कि पेशेंट मैनेजमेंट की स्टडीज़ पे और इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इस किस्म की रिसर्चेस को ढूंढने के लिए। तो पेशेंट और केयर अलग अलग लफ्ज़ हैं, मिला के एक मैश वर्ड बना है, एक मैश कॉम्बिनेशन बना है, एक मैश टर्म बनी है जिसको हम कहते हैं पेशेंट केयर। अब इस तरह एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, अब एविडेंस अलग वर्ड है, प्रैक्टिस अलग वर्ड है, बेस्ड एक अलग इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन जोड़ के मोस्टली नर्सिंग में कितना खूबसूरत एक स्पेसिफिक टर्म बन गई, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। अब अगर आप ये वर्ड अपने कमांड देंगे अपने डेटाबेस को, तो वो आपको क्या रिट्राइव करेगा? आर्टिकल्स विच आर फोकस्ड ऑन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग सपोर्टेड बाय रिसर्च, ठीक है। इस तरह नर्सिंग एजुकेशन, देखो नर्सिंग एक अलग वर्ड है, एजुकेशन एक अलग वर्ड है, लेकिन कंबाइन होके एक बड़ी स्पेसिफिक मैच टर्म बनती है जो आपकी फील्ड से बड़ी रेलेवेंट है। नर्सिंग एजुकेशन बड़ी स्पेसिफिक है, ठीक है। इस तरह हेल्थ केयर मैनेजमेंट, अब हेल्थ केयर मैनेजमेंट क्या है? हेल्थ एक अलग लफ्ज़ है, केयर एक अलग वर्ड है, मैनेजमेंट एक अलग वर्ड है, इवन हेल्थ केयर इकट्ठे एक अलग है। तो ये जब आप जोड़ के इस्तेमाल करें तो आपको रेलेवेंट आपकी फील्ड से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो या ये भी एक एग्जांपल है मैश वर्ड की जो आपकी फील्ड में कॉमन है, ठीक है। नाउ यूजिंग मैश वर्ड्स इन डेटाबेसेस, ये एक छोटा सा तरीका लिखा हुआ है आपके लिए जिसका आपका पेपर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको कैसे, फॉर एग्जांपल आपने एक डेटाबेस एक्सेस किया, खोला पबमेड और सिनहॉल, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने पबमेड खोल दिया, मैं क्या करूँगी, जो आपका सर्च बार है, ठीक है, आप उसमें अपना कीवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया नर्सिंग प्रैक्टिस। अब यहाँ पे मैंने एंड नहीं दबाया, एंड का बटन, इसलिए क्योंकि ये मैं कह रही हूँ कि नर्सिंग प्रैक्टिस में एंड के दबाने की ज़रूरत ही नहीं। नर्सिंग प्रैक्टिस को तो मैं जोड़ के लिख रही हूँ, ये दो अलग अलग कीवर्ड्स की टर्म्स नहीं है, ये जोड़ के मेरा एक मैश टर्म है। लेकिन अब ये बात मैं डेटाबेस को कैसे समझाऊँ? तो डेटाबेस को समझाने के लिए जब मैंने अपने सर्च इंजन में, वो जो गूगल की तरह सामने एक डब्बा से नहीं बना होता जिसमें हम लिखते हैं, उसके अंदर मैंने लिख दिया मैश, उसके अंदर मैंने लिख दिया नर्सिंग प्रैक्टिस या नर्सिंग एजुकेशन, जो भी इनमें से एक। तो मेरे पास एक छोटा सा उधर एक और आइकन बना होता है या उसके ऊपर लिखा होता है सब्जेक्ट हेडिंग्स ना, सॉरी वो कोई थ्रीसॉरस या ऑल फील्ड्स इस नाम का एक छोटा सा आइकन बना होता है, अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। अब उस आइकन को जब मैं क्लिक करती हूँ तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे कि आप किसी ऑथर के अब हर बहुत सारे ऑथर्स ने नर्सिंग प्रैक्टिस या नर्सिंग एजुकेशन पे आर्टिकल्स लिखे होंगे, तो मैं अपनी मर्ज़ी के ऑथर भी ढूंढ सकती हूँ कि जो का नाम लिख सकती हूँ कि मुझे इस ऑथर का दे दो। और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, बहुत सारी डेट्स लिखी होती हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे किस साल के रिसर्च पेपर्स इस टॉपिक पे चाहिए या क्या, इस हिसाब से ना मैं अपनी उसको वो करी लिमिट कर सकती हूँ अपनी लिटरेचर सर्च को। लेकिन वहाँ पे एक और ऑप्शन लिखा होता है सब्जेक्ट हेडिंग्स, या मैश लिखा होता है, या मेजर सब्जेक्ट हेडिंग्स की हेडिंग दी होती है उस आइकन में। मैं वहाँ से उस हेडिंग को डब का बटन दबा दूंगी, या वो सब्जेक्ट हेडिंग्स होगा या फिर उधर लिखा होगा मैश हेडिंग्स या मेजर मैश हेडिंग्स या सब मैश हेडिंग्स, अपने हिसाब से मैं एक बटन दबा दूंगी। मैश हेडिंग्स का जब मैं बटन दबा दूंगी तो मैंने अब ऑलरेडी अपने डेटाबेस को एक कमांड दे दी है कि जो मैंने नर्सिंग प्रैक्टिस लिखी है इसके अंदर मैंने एंड नहीं दबाया, लेकिन मैंने वहाँ पर साथ एक बटन दबाया है मैश हेडिंग्स का। तो मेरे सर्च इंजन को पता है, मेरे डेटाबेस को पता चल चुका है कि ये एक मैश टर्म है, इसमें एंड की ज़रूरत ही नहीं है, और ऑटोमेटिकली वहाँ पे जब मैं एंटर करूँगी तो मुझे उसके हिसाब की रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप रिव्यू करते हैं, और जब आप अच्छा ये भी होता है कि मैंने वहाँ पे नर्सिंग प्रैक्टिस लिखा है फॉर एग्जांपल अपने सर्च इंजन में, और मैं साथ वाले आइकन में मैश हेडिंग्स पे क्लिक करती हूँ, तो जैसे गूगल में हमारे पास नीचे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं आ जाते, इसी तरह नर्सिंग प्रैक्टिस या नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड मेरे पास नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि इससे रिलेटेड ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मैश हेडिंग्स है, आप कौन सी सेलेक्ट करना चाहते हो। तो अब मेरी मर्जी है, मैं अपनी वाली को अपनी वाली को एंटर दबा के ढूंढ लूँ, या उसमें से अपनी मर्जी की कोई एक सेलेक्ट करके उस पर एंटर करके उसको दबाऊं और मुझे मिल जाए, तो सही है। अब
हम क्या करते हैं, हम बूलियन ऑपरेटर्स की मदद से मैश वर्ड्स को भी कंबाइन करके बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट्स हमें हासिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर नर्सिंग प्रैक्टिस, या मैं कहूँ कि नर्सिंग एजुकेशन, या फिर मैं कहूँ नर्सिंग केयर, या मैं कहूँ, चलो मैं कहूँ हेल्थ केयर। ठीक है, अब हेल्थ केयर एक मैश टर्म है। ठीक है, अब हेल्थ केयर को एक मैश टर्म है, साथ एक और मैश टर्म में जोड़ना चाहती हूँ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, या एक और मैश टर्म में जोड़ना चाहती हूँ हेल्थ केयर के साथ नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, अब ये दो अलग अलग मैश टर्म्स हैं, इनके बीच में मैं एक बूलियन ऑपरेटर एंड लगा देती हूँ, एंड का बटन। तो मैं क्या कर रही हूँ, बूलियन ऑपरेटर्स की मदद से ऑलरेडी जुड़ी हुई मैश टर्म्स, कनेक्टेड ऑलरेडी स्ट्रेटेजिकली फिटेड मैश वर्ड्स, मैश टर्म्स को भी एक दूसरे के साथ जोड़कर एंटर जब दबाऊंगी, तो आप मुझे खुद बताओ, मुझे बेहतर से बेहतरीन रिसर्च या रिसर्च आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे? खुद बताओ चलो। तो डू यू सी हाउ ब्यूटिफुली, अगर आपको इन चीज़ों का कमांड हो ना आपके पास, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी बेटा आगे रिसर्च के अंदर। मेरी बात की समझ आ गई? तो मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे फिर। अच्छा, नाउ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यूजिंग मैश वर्ड्स। अब आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे सकती हूँ जिसमें मैंने मैश टर्म्स को बूलियन ऑपरेटर्स की मदद से जोड़ा हुआ है। जैसे मैं कहती हूँ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक मैश टर्म है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक और मैश टर्म है, इसको मैंने एंड के साथ जोड़ दिया। तो व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर, आई विल बी सर्चिंग फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अगर मैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर ढूंढना चाहती हूँ, अगर मेरी सर्च ये है, तो मैं क्या करूँगी, मैं वहाँ सर्च इंजन में सिर्फ और सिर्फ लिखूंगी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एंड का बटन दबाया, एंड का ऑपरेटर दबाया, और साथ मैंने लिखा पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखो, मैंने जब लिखा ना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, तो मैंने दूसरी तरफ के कॉलम में ऑल फील्ड्स का, या जो दूसरी एक हेडिंग्स है, जो साथ एक और बटन है, उसमें मैंने मैश टर्म का बटन दबाया या मैश हेडिंग का बटन दबाया। ऑपरेटर को, सॉरी, मेरे सर्च इंजन को पता चल गया ये मैश टर्म है। फिर मैंने साथ एक एंड का बटन दबाया। अब मेरे सर्च इंजन को, मेरे डेटाबेस को समझ आ गई कि अच्छा एक मैश टर्म है, और अब साथ मैडम ने एंड दबाया है, तो अब इसको एक और चीज़ भी इसके साथ चाहिए, इसके अंदर चाहिए। तो फिर मैं साथ लिखूंगी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब जब मैंने पोस्ट ऑपरेटिव केयर लिखी, तो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से दूसरे बटन जो कि मैश हेडिंग का है वो दबा दिया। तो फिर उसके बाद जब मैं एंटर करूंगी, तो अब ऑलरेडी मेरे डेटाबेस को पता है कि मेरे पास दो मैश वर्ड्स हैं, एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, क्योंकि मैंने जब ये दोनों लिखे थे, तो साथ मैंने मैश हेडिंग का बटन दबाया था, तो उससे पता चल गया ये भी ये भी मैश टर्म है, ये भी मैश टर्म है, और साथ इनके बीच में मैंने एंड का बटन भी दबाया, तो अब उसको पता है कि ये दो मैश टर्म्स को जोड़ना है, और ऐसे रिसर्च पेपर्स इनको प्रोवाइड करने हैं जिसमें दोनों के दोनों एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में मौजूद खामखा होनी चाहिए। ऐसे रिसर्च पेपर्स तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही रिसर्च पेपर्स आएंगे। हाउ ब्यूटिफुल is that? Now tell me this. इसी तरह when you're locating studies on healthcare policies affecting nurses, तो आप हेल्थ केयर पॉलिसी लिखते हैं और आप एंड लगा के नर्सेस भी लिख देते हैं। तो जब आपने हेल्थ केयर पॉलिसी का टर्म लिखा, आपने सर्च इंजन में टाइप किया, तो आपने साथ बटन क्या दबाया, मैश हेडिंग या मैश मेजर हेडिंग, कुछ भी वहाँ पे जो हर डेटाबेस की अपनी हेडिंग, अपने बटन होते हैं। अब उसमें आपने जब मैश हेडिंग का बटन दबा दिया, तो डेटाबेस को पता चल गया कि हेल्थ केयर पॉलिसी एक मैश हेडिंग है। अब आपने एंड दबाया, जब आपने एंड दबाया, ठीक है, तो साथ आपने लिखा नर्सेस। अब नर्सेस तो चूंकि मैश टर्म नहीं है, तो उसके लिए आप दोबारा मैश का बटन नहीं दबाएंगे। अब ऑपरेटर को पता है कि हेल्थ केयर पॉलिसी एंड नर्सिंग को जोड़ के देना। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं, आपने जब हेल्थ केयर पॉलिसी लिखी और आपने साथ मैश का बटन दबाया, मैश हेडिंग का, तो ऑपरेटर को पता चल गया ये मैश हेडिंग है। फिर आपने एंड का बटन दबाया, फिर आपने नर्सेज लिखा, और नर्सेज जब आपने लिखा है, तो आप एक और बटन भी दबा सकते हैं, जिसके वो एक और बटन भी होता है, उस बटन का नाम होता है की टर्म। तो जब आप वो दबाएंगे, तो ऑपरेटर को पता चल गया है कि हेल्थ केयर पॉलिसी एक मैश वर्ड है, नर्सेज एक की टर्म है, और इसने एक एंड भी दबाया हुआ है कि मतलब इस
मैश टर्म को या स्मैश वर्ड को और इस कीवर्ड को या की टर्म को दोनों को जोड़ के एक रिजल्ट प्रोवाइड करना है। तो जब इसके बाद आप एंटर का बटन दबाते हैं तो आपको वही रिसर्च प्रोवाइड किया जाता है, वो ही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं जो कि आपके डिज़ायर्ड होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें मौजूद होती हैं। तो I'd be concluding this lecture by reading you the conclusion, which is that when you master Boolean operators and mash words, it is very essential for conducting efficient and precise literature searches. These tools will do what? ये tools आपका वक्त बचाएंगे, आपकी क्वालिटी को एकेडमिक वर्क की इन्हांस करेंगे एंड विल प्रिपेयर यू फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड नर्सिंग प्रैक्टिस स्पेसिफिकली। और फिर रिमेंबर टू प्रैक्टिस रेगुलरली एंड रिफाइन योर स्किल्स। जैसे आप एक फ़ोन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, एक फ़ीचर को, अगर आप एक नई गेम को डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, अब आज फॉर एग्जांपल मैं पबजी खेल रही हूँ तो मैं इतना अच्छा नहीं खेलूँगी, लेकिन 1 महीने के बाद मैं प्रो लेवल प्लेयर बन जाऊँगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं आपको मशवरा देती हूँ कि ये लेक्चर सिर्फ पेपर के हवाले से ना सके, आप इसे जितना 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 प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतरीन पे आप रिसर्च, आपका उतना ही हाथ तेज़ होगा। और इवन मुझसे ज़्यादा आप एक नई नई वो आखल करना भी पके, आप नए नए बीच में हर इंच पे इंच उसका आप दरियाफ्त कर लेंगे, एक एक कोना आप उसका दरियाफ्त कर देंगे। मैं विद दैट आई विल बी कंक्लूडिंग दिस वेरी लेक्चर। और इसके बाद मैं आपको एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली पबमेड और बूलियन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने का हल्का सा एक हिंट दूँ, ताकि आपने जितनी भी बातें सुनी उसको आप थोड़ा विजुअली समझ पाएँ प्रैक्टिकली कि मैं कह क्या रही हूँ। सो विद दैट I'd be concluding today's lecture, and very very best of luck my favorite बच्चे of the year for tomorrow's paper. Allah Hafiz.